जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार फायरमैन के लिए टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम से ही रिलेट होगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जेल ने रेडियो प्रिजन का हाल ही में शुभारंभ किया है? रेडियो प्रिजन जो है ये किस जेल ने इसका शुभारंभ किया है? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, साबरमती सेंट्रल जेल। तो देखिए रेडियो प्रिजन का उद्देश्य क्या है। तो ये साबरमती सेंट्रल जेल में अब क्या होगा कि जेल के अंदर कैदियों को शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किसने किया है? साबरमती सेंट्रल जेल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? एक दिवस से क्वेश्चन जरूर आपके परीक्षा में पूछेगा, ठीक ना। तो अहिंसा दिवस जो है गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर को। तो देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती तो मनाया ही जाता है, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों महापुरुष के दिन, जन्मदिन के दिन जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? वैसे वर्ष तो आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पे आपसे तनिक को प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा। वैसे गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपसे तारीख अगर पूछे तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, 8 अगस्त। और ये बॉम्बे के गोवालिया टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कौन से नारा दिए थे? तो ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भगवान के हाथों भारत छोड़ो, ये आंदोलन किसने दिया? गांधी जी ने। कब? करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा पदक लौटा दिया था? यानी कि महात्मा गांधी जी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के पहले एक उपाधि दी गई थी, और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना तो वो उपाधि वापस कर दिया था। उस उपाधि का नाम था कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। तो देखिए आपको बता दें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, और महात्मा गांधी जी जो है कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दी थी। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी पूछ लेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? ध्यान रखिएगा, नाइटहुड। क्या है? नाइटहुड। और माइकल ओ डायर की हत्या 1940 में लंदन में किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। यही जालियांवाला बाग से यह प्रश्न बन जाता है। अगला देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक। वैसे प्रश्न में दम है न, कौन वाला होगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तब आप फंस जाइएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 1999 में, जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसी समय जो है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1965 में, यह भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, नहीं है 1965 में, तो इस समय जो है लोकसभा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण जी को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक। 1965 में जो है मैग्सेसे पुरस्कार मिला, और 1999 में भारत रत्न। दोनों जो है पाकिस्तान के युद्ध के समय मिला है, समझ लीजिए, ऐसे याद रह जाएगा, ठीक। अगला देखिए, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम यहां पर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अभी तुरंत याद आएगा आपको कितना क्वेश्चन यहां से बनेगा। देखिए अभी कुछ दिन पहले 8 मार्च को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और सरोजिनी नायडू का जन्मदिन जो है 13 फरवरी को 1879 में हुआ था, ठीक ना, 13 फरवरी को। इसलिए जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। और आपसे पूछेगा कि सरोजिनी नायडू का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? हैदराबाद। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। देखिए हम किधर चल गए, वैसे आप बताएंगे तो बहुत तेज बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक में है वही पढ़िए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू।
द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। हिंदी में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? भारतीय कोकिला, यानी कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू का निधन कब हुआ? 2 मार्च 1949 को। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे, ठीक ना। अगला देखिए, इनमें से कौन बिहार से कृषक नेता थे? यानी कि कृषि के क्षेत्र वाला बिहार का नेता का नाम बताइए। तो किसान सभा के बारे में हमने आपको कई बार बताया है। किसान सभा का गठन किसने किया, कौन किया, ये सब बताया है ना। तो उसमें आपको क्या बताए थे? स्वामी सहजानंद के बारे में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो केवल 2 सत्य है, ठीक ना। तो देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में हुआ था, और बिहार में किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया है। और 19 अप्रैल को पूरे बिहार में सहजानंद दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? सहजानंद सरस्वती जो है, मतलब स्वामी सहजानंद, इनका जो है दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किस नेता ने कारावास के दौरान पुस्तक भारत की खोज लिखी थी? देखिए, ये आपको याद नहीं होगा। भारत की खोज को इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कुछ कुछ ऐसा रहता है ना कि इंग्लिश वाला आपको याद होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जेल में, मतलब ये अपना काट रहते समय जवाहरलाल नेहरू जी उसी वक्त लिखे थे। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आपको पता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। अच्छा, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चाचा नेहरू जी के जन्मदिन पर कोई दिवस मनाया जाता है, बताइएगा तो देखते हैं याद है कि नहीं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, गुजरात और मध्य प्रदेश ये दोनों राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जीवन रेखा एक नदी को कहा जाता है, ये गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों का है। बता सकते हैं? नर्मदा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बिहार में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज की बात हो रही है तो जरा गौर कीजिएगा। और आप लोग तो बिहार में, इतना बिहारी तेज होता है कि घूमते रहता है, मतलब ट्रेवल बहुत करता है बिहार का आदमी। तो वैसे आपको पता होगा बिहार में खनिज मैग्नीज, पाइराइट, चूना पत्थर, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिए। अगला देखिए, लोकटक एक क्या है? लोककटक ये है झील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, एगो प्रश्न ऐसे ही पूछ लेगा कि लोकटक झील भारत में किस राज्य में है? मणिपुर में। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? लोकटक झील मीठे पानी की है, और ये मणिपुर के किस जगह पर है? मोइरांग में है, मोइरांग। देखिए, इतना डीपली आपको शायद कहीं पे क्वेश्चन इस तरह से करवाया जाता होगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा के बारे में आपने तो कई बार पढ़ा होगा। ये तो है सिक्किम में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? सिक्किम, कंचनजंगा। या कंचनजंगा दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में कितने नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पर। याद रहेगा ना, इसी तरह से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछेगा। और कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर, ठीक ना। और कंचनजंगा जो है नेपाल और किस भारतीय राज्य के सीमा पर स्थित है? सिक्किम। हो गया ना। देखिए, इस तरह से पूछबे करेगा घुमा घुमा के। लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसका कुल क्षेत्रफल क्या है? लक्षद्वीप है ना, अभी कुल मिलाकर भारत में कितना राज्य है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। उनमें से एक है लक्षद्वीप, ठीक ना। लक्षद्वीप जो है कुल मिलाकर 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, लक्षद्वीप का पुराना नाम आपसे पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? लैकाटाइप। जैसे बिहार का पुराना नाम क्या है? विहार। इसमें नहीं चिड़िएगा ये वाला, वो समझ रहे हैं ना, वो से वकालत वकील साहब, तो ऐसा ये था। इसको बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया, वो बना दिया बिहार, ठीक ना। तो लक्षद्वीप का पुराना नाम है लैकाटाइप, और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो प्रश्न बन गया ना, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख, ठीक ना।
देखिए लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर छोटा हो गया, लद्दाख बड़ा हो गया। कहा नहीं जाता है बाप से बड़ा बेटे होता है, तो वही है, लद्दाख बड़ा है क्षेत्रफल में, ठीक ना। कावारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। लक्षद्वीप का क्या अर्थ है? 1,00,000 द्वीप, 1,00,000 द्वीप। और लक्षद्वीप जो है किस हाई कोर्ट के अंदर आता है? यानी कि इसका जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एगो कोर्ट होता है, वहां से मामला नहीं संभला तो हाई कोर्ट भेजते हैं ना। तो लक्षद्वीप वाला आदमी क्या करता है कि ये जो है केरल हाई कोर्ट भेजता है, केरल हाई कोर्ट, जो कि केरल एक राज्य है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, ये सब याद रख लीजिए। और देखिए यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप देखिए रहे होंगे कि कितना मेहनत करके आपको डीपली क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लें। और ध्यान रखिएगा कि ये ऑल नोटिफिकेशन जो बनेगा इसको क्लिक करके रखिएगा, तब आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर किन 2 राज्यों में है? इंदिरा गांधी नहर जो है ये अक्सर विवाद में रहता है, ठीक ना। तो किन 2 राज्यों के बीच में है? पंजाब और राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? यही है इंदिरा गांधी नहर। माउंट गॉडविन ऑस्टेन का दूसरा नाम क्या है? चोटी के बारे में ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे तो इसको जरूर पढ़े होंगे, माउंट गॉडविन ऑस्टेन। इसका दूसरा नाम है K2, या तो आप K2 याद होगा या फिर माउंट गॉडविन ऑस्टेन, तो इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यही है K2। K2 का दूसरा नाम क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टेन। अगला देखिए, कंचनजंगा विश्व पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत के मतलब स्थान पूछा जा रहा है कि कंचनजंगा विश्व में कितने स्थान पर आता है ऊंचाई के मामले में? तीसरा स्थान पर आता है। अभी थोड़ा देर पहले ये न कराया है कि सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है कंचनजंगा, तीसरे स्थान पर आता है। बिहार विधानसभा के पहले चुनाव के दौरान कितने सीटें थी? मतलब विधानसभा के जब पहला चुनाव हुआ होगा बिहार में तो समझ रहे हैं कि 1951, 52, 50 ऐसे ये हुआ होगा। तो उस समय जो है झारखंडो मिल ले था। झारखंड कब अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000 को ना। तो इसलिए जो है ध्यान रखना है कि झारखंड उस समय मिल ले था। उस समय बताइए कि कितना सीट था बिहार में? एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तब ना बोल रहा था स्टूडेंट कि बिहार पुलिस में कैसन कैसन क्वेश्चन पूछने लगा है, यूपीएससी से भी टफ। तो यही हो जाता है, तनिक पुरनको पढ़ लीजिए। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में जब पहला चुनाव हुआ था ना तो 330 था। उस समय बिहार और झारखंड मिल था, ठीक। झारखंड अलग हो गया 2000 में, उसके बाद तो कम गया। तो देखिए यहाँ पर आपको अभी ध्यान जैसे होगा कि बिहार में भी वर्तमान में विधानसभा की कुल सीट कितना है? 243 है। अच्छा, पहला चुनाव कब हुआ था विधानसभा का बिहार में? 1952 में। उस समय 330 सीट था, ठीक। और बिहार विधान परिषद में कुल कितना संख्या है? परिषद, ठीक ना, तो इसमें है 75। और लोकसभा में बिहार से कुल सीटों की संख्या कितना है? 40। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि बिहार में 38 गो जिला है तो लोकसभा 38 से होगा, ये गलत है। लोकसभा के है 40, बिहार से राज्यसभा की कुल सीट है 16, राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क्या है? ये संविधान से एगो अलग वाला एगो आईपीसी होता है। आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड। तो ये आईपीसी 376 क्या है? आईपीसी 376 है बलात्कार के लिए सजा, ठीक ना। तो ये जो आप देखे होंगे 2012 में जो दामनी वाला एगो कांड हुआ था, दामनी वाला सुने होंगे शायद, रेप जो हो गया था, तो उसमें जो यही 376 चला था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पैनल कोड 376 को आप लोग ध्यान रख लीजिए। संविधान का सब अनुच्छेद नहीं पूछता है, जो जो ज्यादा न्यूज में रहता है ना वही सबसे पूछता है। वैसे तो कितना 400 है, तो सभी को पढ़ते रहेंगे एक करके। वकील बनना है कि नहीं, है ना। राज्यसभा मनी बिल पर अपनी सहमति कितने दिन के लिए रोक सकती है? राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है, इस पर मनी बिल अपनी सहमति के लिए जो है कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन के लिए। तो ऑप्शन ए को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मनी बिल की परिभाषा से संबंधित है? 110। 110 का बॉल का नाम आप सुने हैं? 110 बॉल लाना रे, लाल वाला जो पहले आता था, तो उसको आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो है पैसा लेकर के 110 हम बॉल खरीदने गए, मनी बिल हो गया ना। एक मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के
इन पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया था? नवीनतम तत्व के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसको वर्णित किया था? राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांत को। तो ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। डायरेक्टर प्रश्न पूछेगा कि संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। संविधान का हृदय किसने कहा है अनुच्छेद 32 को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान का पिता किसे कहा जाता है यानी कि दाता जनक? यही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हम बोलने में थोड़ा फंस जाते हैं, लेकिन गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बोलते बोलते जो है ना थोड़ा थक जाते हैं। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू किया गया था? देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है। पूछिएगा, जो पहले बिहार पुलिस का एग्जाम दिया होगा ना, पूछिएगा तो प्रश्न कभी पूछबो किया है? तो पूछा है 1 जुलाई 2017 को, ठीक ना। तो जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? असम है। असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक ना। लेकिन सबको गुवाहाटी समझता है। गुवाहाटी मेन शहर है, लेकिन राजधानी है दिसपुर है, ठीक ना। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है इंदिरा गांधी के समय में लगा था। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष क्या था? 25 जून 1975, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की गई थी भारत में। कितने महीने के लिए लगाया गया था? तब पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है 21 महीने। 21 महीने। वैसे तो अभी आप लगभग 20-21 साल के होबे न करोगे, तो वही ध्यान रखिएगा। 21 महीने के लिए जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में। और एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में 21 महीना के लिए, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कंफ्यूज हो जाइएगा, नाम रखिएगा उनका ध्यान में, फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम है? फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रीय आपातकाल जो है संविधान में कितने तरीके से किया जा सकता है, मतलब कितने आपातकाल की घोषणा होता है भारत में? 3 गो। पहला तो होता है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल, और तीसरा होता है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के तहत किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? सोयाबीन राज्य कौन होगा? सोयाबीन राज्य किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को, ठीक ना। मध्य प्रदेश को जो है, मध्य प्रदेश का भी क्या बताए थे कि इसका जीवन रेखा किसको कहते हैं? नर्मदा नदी। सोयाबीन का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण सेम। डायरेक्टली पूछेगा कि स्वर्ण सेम किसको कहा जाता है? सोयाबीन को। सोयाबीन में तो जानबे करते हैं कि प्रोटीन सबसे बहुत तेज रहता है इसमें। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? मतलब कोई राज्य का नाम बताना है जिसको कि भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यानी कि चावल उधर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आंध्र प्रदेश, अभी शुरू में हम कुछ बतेबो किए थे कि आंध्र प्रदेश जो है भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। ये सब याद रखिए। अगला देखिए, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नहीं होता है कि हम अंत्योदय के नीचे में है, हम मेरा फैमिली, उसका बीपीएल में है, उसका एपीएल में। तो ये सब कौन बताता है? ये बताता है नीति आयोग की टास्क फोर्स, यानी कि एगो टीम गठित की जाती है नीति आयोग द्वारा। और प्रश्न तो यह पूछ सकता है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नीति का पूरा नाम होता है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग। नहीं जानते कि कौन से योजना आयोग? ये सब खूब पढ़े होंगे। योजना आयोग का नाम जो है चेंज कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। तो अब प्रश्न पूछेगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का चेयरपर्सन जो है फिक्स हो गया है। मतलब जो उस समय प्रधानमंत्री रहेगा ना, सत्ता में जो रहेगा, तो प्रधानमंत्री होता है। तो अभी है नरेंद्र मोदी जी, तो अभी नीति आयोग के चेयरपर्सन यही है, मोदी जी। चलिए, वो प्रश्न आपके लिए रखे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इस सब प्रश्न का आंसर आप नहीं दिए तो बेकार है तो सब पढ़ने का। इस प्रश्न का आंसर आराम से आप दे दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बताना चाहेंगे कि पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इधर आपके लिए प्ले लिस्ट आ चुका है। सब वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार। छोटी जिंदगी में खुश रहो यार। थैंक यू।